नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दुनिया में सियासत यानी राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा शब्द है, इसके लिए तमाम तरह की परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की उक्तियां हैं। जैसे कहते हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, उसी तरीके से यह भी कहा जाता है कि राजनीति का कोई फिक्स रंग नहीं होता, राजनीति का कोई चाल या चरित्र नहीं होता, राजनीति का कोई खास क्षेत्र, कोई वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म, कुछ नहीं होता। यह सब कुछ से परे होती है। यह ऐसी चीज है जो कभी भी कहीं भी रंग बदल सकती है, कभी भी कहीं भी अपना धर्म बदल सकती है, अपनी जाति बदल सकती है। और यह जो जाति और धर्म का मुद्दा है, यह राजनीति को बहुत रास आता है, क्योंकि वोट बैंक का जुगाड़ करने के लिए या वोट बैंक को साधने के लिए एक ऐसा अचूक हथियार इसे माना जाता है कि इसके जरिए वोटों की गोलबंदी की जाती है। अब चाहे आप धर्म पर बांट दें समाज को या जाति के आधार पर बांट दें, ये नेताओं को रास आता है। और यही हो रहा है इस वक्त बिहार में। दो संदिग्ध बांग्लादेशी बिहार में पटना में पकड़े जाते हैं, राजधानी में। बात सिर्फ इतनी थी कि जांच एजेंसियों को लग रहा है कि ये दोनों जो हैं इनका आतंकी कनेक्शन है। बात सिर्फ इतनी थी कि सुरक्षा बल या पुलिस या एसटीएफ जो मिलकर उसे पकड़ते हैं, उनका यह कहना है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसमें इनका हाथ है। और इसी आशंका, इसी शंका के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अब रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की पूरी तैयारी है। लेकिन इस बात में बिहार की राजनीति ने जो रंग दिखाया वो समझ से परे है। विपक्ष यह कहने लगा कि दरअसल यह सरकार मुसलमानों को छोटे छोटे मामलों में पकड़ती है और उन पर आतंकी का ठप्पा लगाती है। अब यह गंभीर विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि इस तरह के मामले बेहद संवेदनशील होते हैं। जब धर्म जुड़ जाए इस तरह की घटनाओं में तो यह मामला और भी ज्यादा गंभीर बन जाता है। लेकिन बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने फौरन जवाब दिया और जवाब भी उसी तरह का था दिलचस्प। बीजेपी ने यह कहा कि हम मानते हैं कि भारत के सभी मुस्लिम आतंकी नहीं हो सकते। यानी बीजेपी ने कहा कि हमारे मन में हमारी पार्टी भी यह धारणा रखती है कि सारे मुसलमान आतंकी नहीं हैं, लेकिन सारे आतंकी मुसलमान जरूर होते हैं। यह भी एक तरह का विवादित बयान है, यह भी भावनाओं को भड़काने वाला है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहले आप बयान सुनिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देख रहे हैं आए दिन हर मुसलमान को छोटी सी गलती भी किया है तो उसको आतंकवादी घोषित करके उसको उस केस में अंदर कर दिया जाता है। देश में तो सबसे बड़ा आतंकवादी वो लोग हैं जो देश में दंगा फैलाना चाहते हैं, जिसके सरताज यहां बीजेपी के लोग हैं, गिरिराज सिंह जी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं जो देश का माहौल खराब करने का और घृणा पैदा करने का काम करते हैं। यह बात भी सही है कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर पकड़ाने वाला आतंकी मुसलमान ही होता है। उसको क्या किया जाएगा? और इस देश के लिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस देश के खिलाफ सोचेगा उसको तो कड़ा से कड़ा कार्रवाई सरकार को और प्रशासन को करना ही चाहिए। चाहे आरजेडी कहें, चाहे कांग्रेस कहें, वो हितैषी जोड़ते रहे। अब ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये जरूर है कि बीजेपी के नेता नवल यादव हैं, उन्होंने ये कहा कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर इस तरह की घटनाओं में कोई भी लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर दो संदिग्ध पकड़े जाते हैं तो विपक्ष ने जो बयान दिया वो क्या जायज था? सुरक्षा एजेंसी हो या जांच एजेंसी हो, उन पर सवाल खड़े करना, उनकी जांच पर सवाल खड़े करना, और वो भी देश की सुरक्षा के मसले पर धर्म को बीच में लाना, यह कहां तक सही था? चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जेडीयू की तरफ से पक्ष रखेंगी सुहेली मेहता जी, जो प्रवक्ता हैं पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। आनंद माधव जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, रिसर्च कमेटी के चेयरमैन हैं कांग्रेस में। और शिवम शंकर सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आनंद माधव जी, शुरुआत हम आपसे करते हैं। जरा एक बात बताइए, ये जो बयान दिया है भाई वीरेंद्र ने, आपके सहयोगी दल से हैं, ये क्या है बयान, और इस बयान का क्या औचित्य था दो संदिग्धों के पकड़े जाने पर? धन्यवाद। देखिए, जहां तक दो संदिग्धों को पकड़े जाने की बात है
तो आतंकवादी कोई भी हो सकता है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, तो उसके ऊपर जो उचित कार्रवाई है वो होनी ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और रहा लोगों के बयान का, तो हो सकता है किसी का ये व्यक्तिगत विचार हो, लेकिन हम लोगों का जो मानना है, खास करके कांग्रेस का, कि हम लोग ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। उसमें हम लोग जाति, संप्रदाय और धर्म के बारे में चर्चा नहीं करते। जो ऐसे बिंदु हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं उनकी चर्चा करते हैं। आज की जो बात है, पकड़ा कोई भी जाएगा, मान लीजिए आरजेडी बिहार में आपके सहयोगी दलों में सबसे बड़ा दल है, महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक है बिहार में, प्रदेश की बात करें तो। नंबर 2, भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक हैं और आरजेडी के नहीं, देखिए आप ये तो बहुत आसान होता है कि आप कुछ भी कह जाइए। मैं अभी बैठकर किसी को गाली बक दूं और उसके बाद कह दूंगा कि कोई मेरे साथी कह देंगे कि उनका निजी बयान था। निजी बयान कहना नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। इस बात को अगर भाई वीरेंद्र का हम जिक्र कर रहे हैं तो वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और विधायक हैं, और वो ये बयान देते हैं कि गिरिराज सिंह जो हैं वो ज्यादा बड़ा खतरा है, लेकिन मुसलमानों को पकड़कर छोटे छोटे आरोप लगाकर आतंकवादी का ठप्पा लगाया जा रहा है। क्या यह बयान जायज था, हां या ना, में आप बता सकते हैं? देखिए, इसमें आप समझने की बात यह है कि बयान जो है उनका व्यक्तिगत बयान था। हम उनके बयान को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करें या उसका कैसे हम समर्थन, कैसी बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत बयान था और अगर आप उसके साथ नहीं है तो आप कह सकते हैं कि नहीं, ये बयान नहीं है सही, स्वतंत्र हूं। नहीं, आनंद माधव जी, आप बयान को सही नहीं है ये तो कह सकते हैं। बयान को रखने में स्वतंत्र हूं कि हमारा है विश्वास कि हम पूरे कौम को लेके चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, आतंकवादी कोई भी है, वो उस आतंकवादी। अरे तो आप इतना ही कहिए ना आनंद माधव जी कि बयान को आप खारिज करते हैं या स्वीकार करते हैं, ये तो कहना ही होगा ना। किसी के बारे में आपको भी कहने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन हम उनके बयान को क्यों स्वीकार करें? ये परोक्ष रूप से समर्थन होता है और कुछ नहीं। बयान देंगे, ये परोक्ष रूप से समर्थन ही होता है। नेता इसके बारे में बयान देंगे कि कहां तक ये सही नहीं है या सही है, क्योंकि ये बयान जो है आधिकारिक बयान नहीं है। ये बयान जो है आधिकारिक बयान पार्टी का मुख्य प्रवक्ता दे रहा है, तो आधिकारिक कैसे नहीं है? पार्टी का मुख्य प्रवक्ता अगर कह रहा है तो आधिकारिक नहीं है। जैसे हमने कहा ना कि उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ये कांग्रेस का बयान नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रेमरंजन पटेल साहब, ये बयान क्या स्वीकार किया जा सकता है कभी कि किसी पार्टी का, वो भी बिहार की एक ऐसी सियासी पार्टी जो कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो पार्टी, उस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ये बयान देते हैं कि ये जो सरकार है ये छोटे छोटे मामलों में मुसलमानों को फंसाकर आतंकवादी साबित करती है? देखिए, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपने वोट बैंक के हिसाब से वो बयान देते हैं। वो किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। राष्ट्रद्रोहियों को जब वो कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रद्रोही लोगों को अगर पकड़ा जाता है, कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो उसको कहते हैं कि मुसलमान है इसलिए पकड़ा गया। उनको उसमें वोट नजर आता है। उनको कभी पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, कभी जो ऐसे विदेशियों की भाषा बोलेंगे, कभी आईएसआई की भाषा बोलेंगे। तो उन लोगों का तो यही काम है कि वोट के हिसाब से करना। वो कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह ज्यादा बड़ा खतरा है, बीजेपी ज्यादा बड़ा खतरा है देश के लिए। कमजोर करने का पूरा जो ऐसे आपने देखा है कि पुलवामा की घटना हुई और पुलवामा की घटना के बाद एयर स्ट्राइक हुआ। एयर स्ट्राइक में जिस प्रकार से जाकर के आतंकवादियों के अड्डे को नष्ट किया गया, और वहां पाकिस्तान। नहीं, ठीक है, आप ये बताइए कि वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और गिरिराज सिंह बड़ा खतरा है। सामने प्रस्तुत नहीं होने पटेल साहब, बीजेपी और गिरिराज सिंह देश के लिए बड़ा खतरा है, आतंकियों से ज्यादा बड़ा खतरा ये है। नहीं, गिरिराज जी कोई जो ऐसे राष्ट्र विरोधी कभी कोई बात बोले हैं क्या? ये हमको बता दीजिए। उन्होंने देश के लोगों को आगाह करने के लिए जब भी बोला है कि देश पर खतरा है, जिस प्रकार से आतंकवादियों के माध्यम से, विदेशी ताकतों के माध्यम से, राष्ट्र विरोधियों के माध्यम से, तो ऐसे लोगों से सचेत होने की बात को भाई हम पूछ रहे हैं ना, फिर विपक्ष को क्यों लग रहा है कि आप ज्यादा बड़ा खतरा है, बीजेपी देश पर बड़ा खतरा है, ये विपक्ष को क्यों लग रहा है? आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते हैं, हमारे देश में भेजते हैं आतंकवादियों के द्वारा घटनाएं की जाती है, हमारी सेना के जवानों को मारा जाता है, किस प्रकार से जो है आम लोगों को भी हताहत किया जाता है। चलिए ठीक है, यहां पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं शिवम शंकर जी। शिवम, जरा बताएं आप
देखिए, आप जरा बताएं, आपको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या पॉलिटिक्स को, राजनीति को यह सूट करता है कि आप धर्म को मुद्दा बना दें आतंक के साथ जोड़कर? देखिए, ये जो बयान आया है इसको एक कॉन्टेक्स्ट में, एक परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है कि पिछले कुछ सालों में देश में क्या हुआ है। एक सियासत इस तरह की चली है जिसमें मुसलमानों को देशद्रोही करार कर दिया गया है। एक दिखाया गया है कि जो मुसलमान है वो आतंकवादी होते हैं। अगर इन दो लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो संदिग्ध आतंकवादी हैं, उन दो लोगों के अरेस्ट से अलग करके देखा जाए, क्योंकि ये उन दो स्पेसिफिक लोगों के बारे में बयान नहीं था। ये बयान एक लार्जर नैरेटिव के बारे में था। एक देश में जो ये मैसेज फैलाया गया, ये संदेश फैलाया गया है कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान देश के लिए खतरा है। किसने फैलाया? इस बयान को मैं देखता हूं इस रूप से। नहीं, किसने फैलाया? और दूसरी बात देखिए, दूसरी बात यह कि जब उन दो लोगों की गिरफ्तारी के बारे में पूछा जाता है भाई वीरेंद्र से, तब वो पूरे देश को एक साथ जोड़कर कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को छोटी गलतियों पर आतंकी का ठप्पा लगाया जाता है। अगर आप पिछले महीने की ही घटना देखें तो 25 साल से 11 मुसलमान जो जेल में थे, नासिक की एक टाडा अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। 25 साल जेल में रहने के बाद, आतंकी का ठप्पा लगने के बाद उन्हें जेल से छोड़ा गया और यह बोला गया कि नहीं, ये आतंकवादी नहीं है, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो ऐसे वारदात हुए हैं, देश में हुए हैं। 2002 ब्लास्ट केस देख लीजिए, उसमें भी ऐसे वारदात हुए हैं। अजमेर ब्लास्ट केस में भी लोग बरी हुए हैं अभी। तो होता है कि लोगों पे आतंकी का ठप्पा लग जाता है और बाद में आता है कि नहीं, इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया है। तो ये चीजें होती हैं। के ऊपर अगर किसी ने बयान दिया है तो लेकिन शिवम, मेरा एक सवाल यह है कि ये कहकर भी हम कहीं ना कहीं देश की न्याय प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये सच है कि वहां अदालत के अंदर जो भी होता है वो सबूत के आधार पर होता है। अगर किसी को शक के आधार पर पकड़ा गया है, वो प्रक्रिया लंबी चलती है, तो इसका मतलब हम क्या ये कह दें कि इसके साथ अगर नाइंसाफी हुई तो पूरे देश में सबके साथ हो रही है? क्या हम, और खासतौर पे ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव का समय है और आप कहते हैं कि एक खास कौम को निशाना बनाया जा रहा है, आतंकवादी साबित किया जा रहा है जी। ये भड़काने वाली बात है जी, बिल्कुल। देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से देखिएगा, पर सच्चाई भी यह है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं और ऐसी घटनाओं पे कोर्ट ने भी बोला है कि हाँ भाई, बिना प्रक्रिया के, बिना एविडेंस के। और अगर आप बिहार पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं आज के डेट में, तो 2011 से बिहार पुलिस का कन्विक्शन रेट गिरता जा रहा है। नीतीश कुमार जी भले ही खुद को सुशासन बाबू बुलाते हो, पर बिहार में आज के डेट में कन्विक्शन रेट साल दर साल 2011 से गिरा है। इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, प्रणाली ठीक से नहीं चल रही है। जब किसी को पकड़ा जाएगा और विपक्ष उस पर भी अड़चन लगाएगा, विपक्ष उस पर भी सवाल उठाएगा, तो कन्विक्शन का फिर सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मामला है, पुलिस कोर्ट में एविडेंस पेश करती है। एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने कहा है कि पुलवामा के साथ उसके कनेक्शन है। देखिए, गिरफ्तारी बिहार पुलिस ने की है, ये वाली एसटीएफ और बिहार पुलिस ने ज्वाइंट किया था। ये स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स ने, बिहार पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स ने अगर कहा है कि पुलवामा कनेक्शन है तो है। हमें किसने हक दिया कि हम अपनी एजेंसी पर, हम अपने पुलिस बल पर सवाल खड़े कर? जी, ये तो कोर्ट में साबित होगा, इस स्पेसिफिक मुद्दे का कोर्ट में साबित होगा। देखते हैं इस स्पेसिफिक मुद्दे का क्या हो जाता है। ठीक है, पर इस बयान को मैं इस दो लोगों के गिरफ्तारी से जोड़ के नहीं देख रहा हूं जो बाकी आप बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की कोशिश करें। सुहेली मेहता जी, भाई वीरेंद्र का बयान और उसके बाद जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, देश के लिए खतरा बीजेपी को बताकर शायद आतंक को, धर्म को जोड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, आरजेडी के नेता इस तरह के बयान देकर ये मुसलमानों में आतंक फैलाना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव का समय आ गया है। देखिए कात्यायन जी, जो भी अपराध करेगा उसकी गिरफ्तारी होती है, शंका पर भी गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। तो उन पर शंका हुई तो गिरफ्तार की पुलिस ने। अब इस पर भाई वीरेंद्र को कहने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब कि आप आतंक फैलाकर और ये साबित करना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं लोगों में। लेकिन एक बात जान लीजिए कि भारत में मुसलमान जितने कट्टर हैं इस मामले में अपने देश के प्रति, और जितने सुरक्षित हैं इस देश में, वो किसी भी देश में यहाँ के मुसलमान नहीं सुरक्षित है। और खासकर मोदी जी के समय में, क्योंकि इस बीच जितने भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासन काल रहा है उसमें सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। आप आंकड़े उठाकर पीछे देख लीजिए। तो यहाँ कहने की बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के तहत, कहीं लिखा हुआ है क्या कि सड़कें बनेंगी पूरे देश में तो उस पर सिर्फ हिंदू चलेगा? कहीं लिखा हुआ है क्या कि उज्ज्वला योजना में जो गैस का चूल्हा मिलेगा और गैस मिलेंगे वो सिर्फ हिंदुओं के घर में मिलेंगे?
क्या बिजली पूरे देश में गांव गांव में जा रही है तो क्या सिर्फ हिंदुओं के घर में बिजली जा रही है? इससे विरोधी भय खा रहे हैं। बिहार में जिस तरह से आपको लगता है कि इस तरह का बयान जो है वो असामाजिक तत्वों को कहीं शह देने वाला बयान है? ये क्या लगता है कि असामाजिक तत्वों को शह मिलेगी? ये बिल्कुल साथ देने वाला बयान है। और इस तरह के बयान को देकर आरजेडी के लोग ये साबित करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं, बार बार भड़काना चाहते हैं, चूंकि चुनाव का समय आ गया है, चूंकि ये लोग ठेकेदार हैं कुछ वोट का, कुछ कम्युनिटी के लोगों का, इसलिए इनको लगता है कि मेरी ठेकेदारी बरकरार रहे, इसलिए ये इस तरह की आनंद माधव जी इस पर जवाब दीजिए। क्योंकि आनंद माधव जी इस पर जवाब दीजिए लग रहा है कि जिस नरेंद्र मोदी को बिहार सरकार ने जितने काम किए हैं उससे सारे धर्म और सारे जाति के लोग खुश हैं और अगली बार फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। आनंद माधव जी से ये लोग आनंद माधव जी इसका जवाब दीजिए कि जिस नरेंद्र मोदी को आप कहते थे कि नरेंद्र मोदी मुसलमान विरोधी हैं, वो नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में जाकर, विदेश में भी जाकर, मस्जिद में जाकर और वहां पर जो भी मतलब वहां पर जो जिस विधि से अपनी आराधना की जाती है अल्लाह की, वो कर आ गए, लेकिन फिर भी आप लोगों की शिकायतें खत्म नहीं हुई। क्यों? इबादत करने के बावजूद नहीं। देखिए ऐसा है, सच यह है ना, आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। ये समूची दुनिया जानती है और भारत में इस बात की अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि आज के दिन में दो वर्गों के बीच में जो खाई पैदा हुई है वो आज से पहले कभी नहीं थी। इसका कारण क्या है? हर तरफ संप्रदायवादी आप देखिए बातें हो रही हैं। खाई आप पाटने कहां दे रहे हैं? हिंदू मुसलमान की बात। अभी जो सुहेली मेहता जी ने जो आपको योजनाएं गिनाई हैं, क्या वो धर्म विशेष की योजनाएं हैं? क्या जमीनी मुद्दा की बात ही नहीं कर रहे हैं? आप पाटने को दीजिए खाई को। देखिए लोग वही बातें करें जी। आप खाई को पाटने कहां दे रहे हैं? नहीं, खाई को पाटने का प्रयास तो हम लोग कर ही रहे हैं। हमने बताया आप प्रयास खाई पाटने का कर रहे हैं कि खाई और गहरी कर रहे हैं? सीधे आपके सबों के बातों का मुद्दा जो है वो जाके एक जगह टिक जाता है। अरे भाई, देश में और कई मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आनंद माधव जी, आप एकदम सही जगह पर आए हैं। मैं भी वही सवाल पूछ रहा हूं कि सारे मुद्दे इस जगह पर क्यों टिक जाते हैं कि बीजेपी रहेगी तो मुसलमान के लिए खतरा है। बात कर रहे हैं आप, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। 17 सीट में से एक भी मुसलमान नहीं खड़ा हुआ है। क्यों नहीं खड़ा हुआ है? क्यों कोई इस लायक नहीं है क्या? समूचे नहीं, आप धर्म के आधार पर टिकट देने की बात ही क्यों कर रहे हैं? तो इसको क्या आनंद माधव जी, आप धर्म के आधार पर टिकट देने की बात ही क्यों करते हैं? क्यों धर्म के आधार पर टिकट देना? नहीं, आप योग्य व्यक्ति को दीजिए ना। नहीं, योग्य व्यक्ति तो फिर आपने ये कैसे चुन लिया कि 17 में एक मुसलमान हो जाता तो उससे बहुत बड़ी बात हो जाती है। धर्म को देश को सबसे बड़ा खतरा है संप्रदायवाद का, और जिसको फैलाने में जो मुख्य काम है वह काम मुख्य रूप से भाजपा के लोग कर रहे हैं। दोनों बात आप ही कह रहे हैं, दोनों बात आप ही कह रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि एक ही मुद्दे पर क्यों अड़े हुए हैं। तो आपने एक मुद्दा पकड़ लिया कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार रहेगी तो मुसलमान के लिए खतरा। धर्म नहीं किया हमारी सरकार ने। हमारी सरकार ये तो बचने का बात है, ये तो बचने का बात है, ये तो बातें कह रहे हैं। सभी लोग आएंगे। अगर गरीबी से लड़ना है तो मुसलमान भी लड़े, हिंदू भी लड़े। अच्छा पटेल साहब एक बार पटेल साहब उसका सबको लाभ होगा। अगर उज्ज्वला योजना देते हैं तो गरीब को मिलेगा। अगर हमारी सरकार एक एक करके माधव आनंद जी 1 मिनट रुक जाइए। पटेल साहब जरा एक बात बताइए कि कांग्रेस ये कह रही है कि पूरे देश में एक ही मुद्दा क्यों? हम सवाल यही बात कांग्रेस से पूछ रहे थे कि एक ही मुद्दा क्यों कि बीजेपी रहेगी तो मुसलमान के लिए खतरा। क्या पूरा विपक्ष बस यही एक मुद्दा लेकर चल रहा है? ये लोग मुसलमानों को डरा के रखना चाहते हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को यहां से खदेड़ देगी, मुसलमानों को ये कर देगी, वो कर देगी। लेकिन आज तक हमने नहीं किया। मुसलमानों को के लिए सबसे ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमने मुसलमानों को जो आधी आबादी है महिला, उसको अगर सम्मान देने का काम 3 तलाक के मुद्दे पर अगर किसी ने बिल लाने का काम किया, कानून बनाने का काम किया तो शिवम जरा एक बात बताइए। मेरा यही सवाल है कि अगर एक मुद्दे पर कह रही है कांग्रेस कि एक मुद्दे पर पूरा देश क्यों अड़ा हुआ है, मैं कहता हूं कि ये मुद्दा बना क्यों ये मुद्दा बार बार उठ रहा है कि बीजेपी रहेगी तो मुसलमानों के लिए खतरा। और नहीं तो इसका मतलब मेरा सवाल पूरा हो जाए कि क्या इसका मतलब है कि बीजेपी की सरकार अगर देश में है तो आतंकियों को गिरफ्तार करना बंद कर दिया जाए? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
मुद्दा ये गलत कहना है आप, ये गलत ऐसी है कि मुद्दे देश में बहुत सारे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों की हालत का मुद्दा हो, तो ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। नहीं तो आप उसे उठाइए ना, उसे उठाइए। ये भी उठाए जा रहे हैं, पर एक मुद्दा ये भी है कि यहाँ पे गाय के नाम पे हत्याएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। बहुत सारे जगह पे ये देखा गया है। अगर आप पिछले कुछ हफ्ते पहले की बात देख ले, होली में गुड़गांव में कुछ लोग जो क्रिकेट खेल रहे थे, उन लोगों पे जनता आके चढ़ गई। शिवम, लेकिन उसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर गाय को लेकर हत्या हुई तो आप समझिए कि इस देश में सबसे बड़ा व्यक्ति अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री अगर सार्वजनिक तौर पर आते हैं, एक सार्वजनिक मंच पर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ये गलत है, ये गुनाह है, तो मुझे लगता है कि एक सरकार के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि सरकार का मुखिया कहता है कि नहीं, जो हो रहा है ये गुनाह है। उन्होंने एक बार जरूर कहा है, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन राज्य में उनकी सरकारें, सेंटर में उनकी सरकारें 56 इंच का सीना है, वो ये रोक नहीं सकते हैं क्या वो अपने काडर तक ये मैसेज नहीं पहुंचा सकते हैं कि ये गाय के नाम पे जो हत्याएं हो रही हैं, जो ये वायलेंस हो रहा है, ये गलत है। ये अगर वो अपने काडर को नहीं समझा पा रहे, नहीं तो मैं इसमें ये कहता हूं कि फिर उसको विपक्ष ये क्यों कहता है कि गाय से जोड़कर हत्या कहां नहीं? कांग्रेस की भी सरकार है, वहां भी क्राइम हो रहा है। अब ये आप कह दीजिए कि नहीं, ये गाय को लेकर हुआ है, ये किसी और चीज को लेकर हुआ। लिंचिंग जो है ये बहुत नया चीज है। किस प्रदेश में नहीं है? कोई प्रदेश 2014 के पहले इतनी घटनाएं नहीं थी। मैं दुनिया के किसी मुल्क की बात नहीं करता, मैं यहीं की बात करूंगा। इसी हिंदुस्तान में एक प्रदेश बता दीजिए जहां पर इस तरह की घटनाएं न होती हो। देखिए 2014 के बाद 78% बढ़ा है, ये आंकड़े हैं, ये डेटा। मैं तो कह रहा हूं ना, ठीक है, तो आपने कहा कि प्रदेश की सरकार, प्रधानमंत्री के बोलने से नहीं होता, प्रदेश की सरकार। मैं प्रदेश की सरकार जहां कांग्रेस है या जहां किसी अन्य दल का शासन है, एक प्रदेश इस देश में बताया जहां क्राइम है। इसका मतलब ये बयान, इसका मतलब जायज। इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है इसके अलावा सिवाय हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हिंदुस्तान करने के, विकास का मुद्दा तो काम तो किया नहीं, तो क्या बोलेंगे? बस यही। मैं पूरे देश के ही परिप्रेक्ष्य में कह दूं तो क्या इस तरह का बयान सार्वजनिक तौर पर देना चाहिए? सिर्फ ये जनता सब समझती है, अब वो निर्णय दे देगी। समय बहुत नजदीक आ गया हुई है जहां पे सरकार ने मुसलमान विरोधी कार्य किए हैं, तो ये बयान मेरे देखिए आप उसका पोस्टमार्टम तो किया जा सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ बहुत छोटा सवाल पूछा कि क्या ये बयान ऐसे सार्वजनिक तौर पर देना भावनाओं को भड़काना नहीं है? आप इसको इस तरीके से कह रहे हैं, किसी को नहीं बर्दाश्त हो रहा है, सच हमेशा कड़वा होता है। मैं शिवशंकर जी की तारीफ करूंगा कि वो अच्छा ठीक है, एक मिनट एक करके प्लीज आनंद माधव जी, नहीं आनंद माधव जी प्लीज एक करके। मैंने आपसे पहले सवाल लिया था, उसके बाद फिर दोबारा आया था। सुहेली जी की इस बार बारी है। सुहेली जी आप बताइए, क्या लगता है कि यह जानबूझकर दिया हुआ बयान है? मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूं, बहुत संक्षेप में। ये बिल्कुल जानबूझकर दिया हुआ बयान है। चुनाव में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहीं से स्लिप ऑफ टंग नहीं है, कहीं से कोई नहीं कह सकता कि जुबान फिसल गई है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लिए काम किया है और उसमें मुसलमान भी शामिल है। सभी को एक नजर से हमारी सरकार देख रही है। कौशल विकास योजना हमारी सरकार में है जो सबके लिए है। सबों के घर से बेटियां निकलकर साइकिल से पढ़ने जा रही है, वो मेरी सरकार में है। उज्ज्वला योजना और भी कई ऐसी योजना ठीक है, वो नहीं ठीक है, हमारे पास वक्त नहीं है। सुहेली जी मैं छोटा ही जवाब सबसे ले रहा हूँ प्लीज। फालतू बातों को मुद्दा हाँ, मैं छोटा ही जवाब ले रहा हूँ। आनंद माधव जी, मैंने आपसे शुरुआत की थी और चाहूंगा कि 10 सेकंड में आप अपनी बात सिर्फ ये कहें। चलिए ठीक है, आपके लिए सरकार बहुत बुरी, आप विरोध में हैं, विपक्ष में हैं, आपका काम है। मैं आपके सहयोगी की बात करता हूं, आप भाई वीरेंद्र के बयान का समर्थन करते हैं या उसे खारिज करते हैं? मैं फिर उसी सवाल पर हूं। देखिए ये सच है कि आज के समय में मुसलमान डरे हुए हैं, इसमें कहीं दो। भाई वीरेंद्र ने जो बयान दिया, अगर डरे भी हैं, मैं कह रहा हूं आपकी नजर में डरे हैं, लेकिन यह बयान जायज था। ये उनका व्यक्तिगत विचार है, मैंने पहले। हाँ, तो कांग्रेस उसके साथ है या नहीं? कहिए ना भाई कि आपकी पार्टी उसका समर्थन करती है या नहीं? कांग्रेस इस तरह का कोई बयान नहीं देती है। कांग्रेस हमेशा समग्रता में विश्वास रखती है। बस तो यही उम्मीद आपसे की भी जाती है ना कि आप सहयोगी भी अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो आपका काम है उनको टोकना। इसमें क्या बुरा है? ठीक है, तो हम लोग उनके लोगों से बातचीत। चलिए पटेल साहब 10 सेकंड आपके लिए। पटेल साहब सिर्फ 10 सेकंड। देखिए
कात्यायन जी, ये लोग मुसलमानों को डरा करके रखना चाहते हैं, उसको वोट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जब तक डरेगा नहीं तब तक वो हमारे साथ नहीं रहेगा, तो इसलिए इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, इस प्रकार का बात बोलते हैं। ठीक है, यानी जानबूझकर भड़काने वाला बयान दिया गया है। अब भाई वीरेंद्र ये सोचे कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया, अगर ये निजी बयान भी था तो भी ये स्वीकार करने योग्य फिलहाल तो नहीं लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।